नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार यानी महाविकास आघाड़ी की सरकार में काफी ज्यादा उथल पुथल मची है और महाराष्ट्र में भी काफी ज्यादा उथल पुथल देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि एक के बाद एक बड़े नेता, वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी और लगातार हो रही छापेमारी से भी अब महाराष्ट्र की सरकार में हड़कंप सा मचा हुआ है। पहले शुरुआत हुई अनिल देशमुख के साथ, अनिल देशमुख जेल की सलाखों के पीछे। दूसरा नंबर नवाब मलिक का निकल कर आया, नवाब मलिक भी अब जेल की सलाखों के पीछे है। तो वहीं अब इसके बाद बाकी के जो नंबर है, जो लिस्ट है, उसमें संजय राउत का भी नाम शामिल है और ऐसे में संजय राउत लगातार बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। जब नवाब मलिक ने ईडी ने पूछताछ शुरू की थी तब भी संजय राउत का बयान था। आज जिस तरीके से यशवंत जाधव और विमल अग्रवाल के यहाँ पर छापेमारी पड़ रही है, 2 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं, 10 बैंक लॉकर जो है उसको भी जब्त किया गया, सीज किया गया है। तो अब ऐसे में वापस से संजय राउत का बयान निकलकर सामने आ रहा है और संजय राउत हमेशा जो है अपनी पार्टी, अपनी सरकार और अपने नेताओं के जो है पक्ष में, समर्थन में बोलते नजर आते हैं, लेकिन हमेशा जिससे लेकर वो बयानबाजी करते हैं वो हमेशा जेल के पीछे होता है। और ऐसे में नवाब मलिक के टाइम में भी आपने देखा किस तरीके से संजय राउत की बयानबाजी देखने के लिए मिली थी और एक बार फिर से संजय राउत जो है बयानबाजी देते नजर आ रहे हैं। संजय राउत ने कहा है कि मुझे लगता है कि सिर्फ महाराष्ट्र में इनकम टैक्स है, बीजेपी शासित राज्यों में इनकम टैक्स नहीं है। नगर निगम के चुनाव यहाँ है, इसलिए केंद्रीय एजेंसियां जो है लगातार यहाँ पर छापेमारी कर रही है। सब कुछ यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर लगातार जो है छापेमारी की जा रही है। इस दौरान आपको बता दें कि संजय राउत ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि हम ये सारी बातों को नोट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जनता भी देख रही है, उन्हें करने दो, उन्हें पता लगाने दे कि वो क्या खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं। अब ऐसे पर जहाँ पर उन्होंने कहा है कि सिर्फ बीजेपी द्वारा जो शासित प्रदेश है वहां पर इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ता है, तो सबसे पहले जो सवाल उठता है ये कि संजय राउत के पास आंकड़ों की काफी ज्यादा कमी है, संजय राउत के पास बेसिक नॉलेज की काफी ज्यादा कमी है। वो इसीलिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी गवर्नमेंट का या किसी भी पार्टी का कहां पे शासन है, कौन से राज्य में शासन है, इस हिसाब से छापेमारी नहीं करती है। सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी जो कि सेंट्रल एजेंसीज है, उनके पास काम होता है। और इससे लेकर पहले भी जो निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री, उन्होंने भी ये पहले ही साफ कर दिया था कि सेंट्रल एजेंसीज के पास खुफिया तरीके से जानकारी आती है। जब उन्हें जानकारी प्राप्त होती है उसके बाद ही उस प्राप्त हुई जानकारी के हिसाब से वो आगे कार्रवाई करते हैं। उस दिन भी उन्होंने ये बात कही थी कि जहां जहां कार्रवाई की गई वहां वहां से कुछ ना कुछ हाथ लगा है, जिससे ये साफ तौर पर ये साबित होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई हो या फिर ईडी हो, किसी भी सेंट्रल एजेंसीज किसी भी अलग मोटिव के साथ कहीं पर छापेमारी नहीं करती है। उनका काम जो है उस काम के मद्देनजर वो छापेमारी करती है। लेकिन संजय राउत को इस चीज के बारे में जानकारी शायद नहीं है, या फिर जानकारी होने के बाद भी उनका जो एकमात्र लक्ष्य रहता है भाजपा पर निशाना साधना, वो ये करते नजर आते हैं। और संजय राउत लगातार जो है बीजेपी पर इसी तरीके से हमला बोलते नजर आते हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सेंट्रल एजेंसीज के काम करने के तरीके पर भी संजय राउत लगातार सवाल खड़े करते आज तक आए हुए हैं। ये वही संजय राउत है जिनका ये बयान था कि सेंट्रल एजेंसीज के साथ बीजेपी ने साठगांठ कर ली है, सेंट्रल एजेंसीज के साथ बीजेपी का गठबंधन है, जो दिखता तो नहीं है लेकिन समझ आता है। तो ऐसे में संजय राउत जो है ये लगातार इस तरीके के बयान देते रहते हैं जहां पर बीजेपी और सेंट्रल एजेंसीज पर निशाना साधते हैं। और ये बौखलाहट इस वजह से है क्योंकि इन्हें लगा था कि महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, ये तीनों की जो मिली भगत सरकार है, एनसीपी, शिवसेना और जो कांग्रेस है, इनको लगता था कि ये साथ में मिलकर बहुत सारे घोटाले करेंगे लेकिन इन पर किसी तरीके की कोई जांच नहीं होगी। लेकिन जब कार्रवाई शुरू होने लगी तो एक के बाद एक तार जुड़ते रह गए। और तार किस तरीके से जुड़े कि आप देखिए, सिटिंग गृह मंत्री भी आज के वक्त में जेल में है और ये जो इनके पास अल्पसंख्यक मंत्री हैं नवाब मलिक, वो भी आज जेल में है। परिवहन मंत्री अनिल परब के ऊपर भी कई मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। कई सारे सांसद जो है उनके ऊपर कई सारे फर्जीवाड़े के मामले निकलकर आ रहे हैं। और सारी दुनिया की बात एक तरफ, संजय राउत जो आज बयान दे रहे हैं उनके ऊपर भी कई सारे घोटाला, कोविड सेंटर के घोटाले का इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है। 1036 करोड़ की जमीन के मामले में जो घोटाला हुआ है इसका भी आरोप इन पर लगा हुआ है, जिसकी अभी जांच चल रही है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि अब अगला नंबर संजय राउत का है। और ये बात हम नहीं, जनता आए दिन ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बताती है कि किस तरीके से एक के बाद एक महाविकास आघाड़ी की जो महावसूली की जो सरकार है उसके एक के बाद एक नेता और मंत्री जो है जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं, क्योंकि अपने शासनकाल में इन्होंने जिस तरीके से बड़े बड़े घोटाले किए हैं अब ये घोटाले उजागर हो रहे हैं। तो साफ तौर पर घोटाले जो उजागर हो रहे हैं इससे इनके अंदर बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। यही नहीं, अब इससे बता दें कि इसे लेकर अभी संजय राउत का एक और बयान है सामने आया, क्योंकि हाल ही फिलहाल में उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर प्रचार करने आए थे आदित्य ठाकरे
ठाकरे और संजय राउत। उस दौरान भी उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना बोला था। अब एक बार फिर से संजय राउत जो है भाजपा पर निशाना बोल रहे हैं। क्या कहा है उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे उत्तर प्रदेश गए थे, मुझे लगता है कि यूपी में बदलाव आने वाला है, लोगों के मन में बना लिया है और जिस तरह का माहौल मैंने देखा उसमें आमने सामने की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का समर्थन जो है बदलाव दिखाता है। तो साफ तौर पर जो अखिलेश यादव आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है, जो अखिलेश यादव की पार्टी लगातार ईवीएम का रोना रो रही है, उन्हें लगता है कि वो पार्टी से यहाँ पर बदलाव होने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि जनता ने मन बना लिया है। तो ये शिवसेना के जो नेता है संजय राउत ये कह रहे हैं, ये संजय राउत इस तरीके के जो बयान है वो दे रहे हैं और ये बातें कह रहे हैं, जबकि उनके महाराष्ट्र में हालात कितने गंभीर है इस बात की जानकारी आज के वक्त में पूरे देश पूरी दुनिया को लग चुकी है। साथ ही साथ जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े फर्जी वायदे इन्होंने किए हैं, इस बात की भी जानकारी अब साफ तौर पर लोगों को लग चुकी है। और इस पूरे मामले को जिस तरीके से आवाज को बंद करने के लिए इस महाविकास अघाड़ी की सरकार की तरफ से हथकंडे अपनाए जाते हैं, इस बात की भी जानकारी आज के वक्त में सभी को है। लेकिन संजय राउत उत्तर प्रदेश में आकर वोट मांगते हैं, वोट की अपील करते हैं, किस मुंह से? वही संजय राउत जिनके यहाँ पर महाराष्ट्र में, बिहार में तो इनकी जमानत जब्त हुई, बिहार और उत्तर प्रदेश वालों को बाहरी की तरह देखा जाता है, भैया जैसे शब्दों को गाली बना के इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर उनके साथ अत्याचार किया जाता है और ये सरकार एक शब्द नहीं बोलती है। लेकिन वही यहाँ पर आकर वोट मांगती है, किस मुंह से वोट मांगती है, ये भी सोचने वाली बात है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर जहां पर एक तरह संजय राउत लगातार इस तरीके की बात, तो दूसरी ओर भाजपा नेता कृत सोमैया जिन्हें कई मौके पर बीएमसी के कथित घोटालों की शिकायत की है, उन्होंने ट्वीट कर जानकारी की कि जाधव और उनकी पत्नी के यहाँ IT की छापेमारी पर कहा कि जाधव परिवार भ्रष्ट हो गया है। शिवसेना नेताओं के खिलाफ हमेशा मुखर है। सोमैया ने पहले लिखे गए एक शिकायत पत्र को भी ट्वीट किया। सोमैया के अनुसार जाधव परिवार कई गैर पारदर्शी वित्तीय लेन देन में शामिल था। भाजपा नेता ने गंभीर आरोप लगाते हुए जाधव दंपत्ति के ऊपर 30 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शामिल होने का आरोप लगाया है और घोटाले का पैसा जो है शेल कंपनी के माध्यम से रखा गया था और धन एक विदेशी कंपनी को ट्रांसफर किया गया था। तो इस तरीके के जो बयान जब निकलकर सामने आते हैं, इस तरीके के जब बड़े बड़े खुलासे होते हैं, तब ये बात समझ में आती है कि आखिर महाविकास अघाड़ी की सरकार में जो इतनी साल जो इन्होंने सरकार चलाई है, इसमें इन्होंने क्या किया है। आपको अगर लिस्ट बताना शुरू करें इस महाविकास अघाड़ी की सरकार के अंदर, तो आप थक जाएंगे कि इस लिस्ट में इतने लोगों का नाम शामिल है। सिर्फ उद्धव ठाकरे के 23 मंत्रियों के ऊपर अलग अलग मामले में कार्रवाई हो रही है। 23 मंत्रियों को छोड़कर अनिल परब के ऊपर कई मामले निकलकर सामने आए हैं। अनिल देशमुख जेल में है, नवाब मलिक जेल चले गए, संजय राउत के ऊपर कई घोटालों के मामले निकलकर सामने आए। जसवंत यादव अब जो है, अब इसमें अग्रवाल का भी नाम शामिल आया है, उनके ऊपर भी अब कार्रवाई की जा रही है। 5 कॉर्पोरेटर हैं, उनके ऊपर भी अब इसी तरीके से IT के छापेमारी की जा रही है और 33 अलग अलग ठिकानों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। तो साफ तौर पर यह लिस्ट कितनी ज्यादा लंबी हो जाती है। अगर कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी की सरकार में कितने नेता, मंत्री और कार्यकर्ता को भी मिला दे, तो उनमें से भी 90% अगर आंकड़े आपको निकाले तो भ्रष्ट निकलकर सामने आ रहा है। किसी न किसी फर्जीवाड़े, किसी मामले, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले, वसूली के मामले, जमीन घोटाले के मामले, कोविड सेंटर के घोटाले, कितने घोटालों की जो है लिस्ट है कि महाराष्ट्र की सरकार में ये बैठे लोगों ने जनता का कल्याण किया हो या ना किया हो, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र की सरकार में आने का एकमात्र उद्देश्य है घोटाला करना, कि हम महाराष्ट्र की सरकार में पद पाएंगे और बड़े के बड़े घोटाले करेंगे। और साथ इनके अंदर जनता के लिए बेहतरीन करने का कंपटीशन नहीं है, इनके अंदर कंपटीशन है कि सरकार में आने के बाद कौन कितना बड़ा घोटाला करता है, जो देखने के लिए मिल रहा है। अब ऐसे में संजय राउत का बयान तो निकलकर सामने आ रहा है। उनका कहना है कि बीएमसी चुनाव नजदीक है और इसीलिए भाजपा अपने फायदे के लिए केंद्र एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे बयान उनके लगातार सुनने के लिए मिलते हैं, किस तरीके के वो बयान देते हैं। उन्होंने कहा है कि हम भी जल्द राजनीति करेंगे। उधर आदित्य ठाकरे ने भी उत्तर प्रदेश में कहा कि सभी को एक साथ आना होगा और आज की कुरूप राजनीति से लड़ना होगा। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति कुरूप कही जा रही है, कहा जा रहा है कि यहाँ की राजनीति कुरूप है, तो सिर्फ एक ही सवाल है, महाराष्ट्र में जो राजनीति हो रही है या महाराष्ट्र में जिस स्तर की राजनीति की जा रही है, राजनीति तो पहले उसे कहेंगे नहीं, क्योंकि राजनीति भी लोगों के लिए की जाती है। यहाँ पर तो ये अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार वालों के लिए कर रहे हैं, बीवी बच्चों के लिए कर रहे हैं। और
ऐसा है कि इतने बड़ी बड़ी कंपनियां ले रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, किसी के पति के नाम, रिश्तेदारों के नाम जो है इन्होंने लेके रखे हैं। तो पहले तो राजनीति के कई दायरे में भी, दूर दूर के दायरे में भी महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार आती नहीं है। अब बात रही कुरूप राजनीति या कुरूप सरकार कहने की, जो ये बातें कह रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही सवाल है, अगर यहाँ की राजनीति कुरूप है तो महाराष्ट्र में जो कुछ भी ये घोटाला चल रहा है उसे क्या कहना चाहेंगे संजय राउत और आदित्य ठाकरे। और बात रही आदित्य ठाकरे को, तो आदित्य ठाकरे को अगर महाराष्ट्र छोड़ दिया जाए और जहां पर आके वोट मांग रहे हैं तो आदित्य ठाकरे को बहुत ही कम जो है संख्या में लोग हैं जो जानते होंगे, और ये बात भी लोग ही अपने जो है ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बता रहे हैं। तो ऐसे में आपने पूरा मुद्दा जाना, संजय राउत का आपने बयान भी जाना कि क्या कुछ कहा है संजय राउत। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।